तो कैसे हैं आप लोग। ये है 11 सितंबर का एनालिसिस। सो आई नो इट इज़ क्वाइट डिलेड, बट आई हैव अ really bad sore throat after that Shankar I's video I uploaded. So I'll be speaking very slowly and so interruption होगी तो please handle with that. पहला आर्टिकल है पुन्नापरा वलायर रिवॉल्ट के बारे में। तो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, तो जो हमने वो मोपल्ला रिवॉल्ट का पढ़ा था, ठीक है, कुछ दिन पहले, उसको भी हटा दिया गया था कम्युनिस्ट मार्टियर्स वाले लिस्ट में से। तो सेम इसके साथ भी वैसा ही किया, क्योंकि ये बोल रहे थे कि भाई ये जो इन्होंने तो इंडियन इंडिपेंडेंस ये तो हम जो ये इसमें हम नाम ऐड कर रहे हैं वो तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाले लोग हैं, बट जो ये जो रिवॉल्ट था पुन्ना पराया वलाया रिवॉल्ट, ये तो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, ठीक है। तो दिट वाज बेसिकली अगेंस्ट द इंटरिम गवर्नमेंट जो जवाहरलाल नेहरू का जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्किंग क्लास, ठीक है। तो वर्किंग क्लास ने इसको ऑर्गेनाइज किया एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर, ठीक है। तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड सीपी रामास्वामी, सो बेसिकली इनके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट था, ताकि जो एक्सप्लॉयटेटिव दीवान ऑफ त्रावणकोर थे उनके खिलाफ ये उनको ओवरथ्रो किया जा सके एंड जो वर्किंग क्लास है उसको लिबरेट किया जा सके, क्योंकि ऑब्वियसली वर्किंग क्लास ने ही ये रिवोल्ट को लीड किया था। सो इट वाज अ यूनिक एजिटेशन वेयर वर्किंग क्लास जो सरकार के खिलाफ खड़ी हुई एंड पीपल ऑफ ऑल क्लासेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास एंड रिलीजियस डिस्टिंक्शन, सब इनके अगेंस्ट यूनिटी पे खड़े हुए थे। इट रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी जो त्रावणकोर का रीजन था, एंड ये रिवॉल्ट की सिग्निफिकेंस थी। इम्प्लीकेशंस क्या हुए? Historians maintain that this was प्रॉपर स्ट्रगल अगेंस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट त्रावणकोर, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट बेसिकली रीजन की ज़्यादा इंडिपेंडेंस हुई एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था भाई इस रिवॉल्ट का? कम्युनिस्ट इंडिया बनाना, ठीक है। फिलहाल वी नो दैट वी आर अ सोशलिस्ट सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक। सो अपना एजेंडा क्या है? सोशलिस्ट का। तो ये कम्युनिस्ट बनाना चाहते थे। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट में क्या फ़र्क है? कम्युनिस्ट में क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं वो स्टेट ओन्ड होंगे एंड स्टेट ही डिसाइड करेगी उसको कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि सोशलिज्म में ओनली द प्रोडक्शन इज स्टेट ओन्ड, ठीक है, मेजरली। वैसे तो हमने एलपीजी के बाद हमारे काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज किए हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस एंड ये कम्युनिस्ट एजेंडा बनाना चाहते थे, बट नाउ टुडे वी आर सोशलिस्ट इंडिया। सो दिस वाज इट एंड नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में। जो फेमस स्वामी विवेकानंदा की शिकागो स्पीच थी, तो उसकी 127th एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स फर्स्ट टाइम हुई थी 1893 में, ठीक है, 11 से 27 सितंबर, तो इसीलिए उसकी एनिवर्सरी अभी सितंबर में मना रहे हैं। तो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ आए थे वहाँ पे एंड स्वामी विवेकानंदा ने ऑडियंस को 11 सितंबर को बेसिकली एड्रेस किया था एंड उसने उन्होंने वर्ल्ड हार्मनी एंड रिलीजन्स एंड को एग्जिस्टेंस, बेसिकली आज के टाइम में रिलीजन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? को एग्जिस्टेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस, तो बेसिकली उस पर एम्फोसाइज किया था एंड grow according to the own law of growth. So things you need to know about Parliament World of Religions. तो दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट ग्लोबल डायलॉग ऑफ फेथ बेसिकली, क्योंकि अब वर्ल्ड के सभी रिलीजन्स की पार्लियामेंट थी, ठीक है। एंड इवेंट वो सेलिब्रेटेड बाय अनदर कॉन्फ्रेंस, तो तब 1893 में हुआ, तो इसके 100 साल बाद 1993 में भी इसको बनाया गया था एंड अभी तक 6 ऐसी होस्ट कर चुके हैं पार्लियामेंट। An organization was incorporated in 1988 to carry out traditions of parliament, ठीक है, बाय मेकिंग सेंटेनल्स ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई इसके तहत, बट देखो इतना सब जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये थोड़ा बहुत याद कर लो कि 6 अब तक ऐसी बना चुकी हैं। काउंसिल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स कहाँ पे? शिकागो में। तो शिकागो स्पीच है तो शिकागो आप थोड़ा याद कर सकते हो। पार्टिसिपेंट कौन थे भाई? जैन प्रीचर ही वॉज विरचंद गांधी, बुद्धिस्ट प्रीचर्स अनागरिका धर्मपाला, शोयन शाकू फर्स्ट अमेरिकन एंसेस्टर ऑफ जेन, स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया, कॉन्टेम्प्रेरी हिंदुइज्म, क्रिस्टियनिटी जी बोरेंट मौरी एंड इस्लाम बाय द मोहम्मद अलेक्जेंडर रूसेल वेब, थीज़म और द ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो वो किसने? प्रताप चंद्र मजुमदार एंड थियोफिजिकल सोसाइटी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय विलियम क्वान जज एंड बाय एक्टिविस्ट एनी बेसन। तो थियोफिजिकल सोसाइटी हमें पता है एनी बेसन से रिलेटेड है। सो दीज जितना याद हो सके आप कर लो। वैसे आपके थियोफिजिकल एंड ये थोड़ा हिंदुइज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट। देन देख लेते हैं
125th birth anniversary of Shri Vishwanatha Satyanarayana. So who was he? तो बेसिकली इन्होंने जो रामायण था उसको तेलुगु में कन्वर्ट किया था, तो इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस है. सो इनका वर्क जो जनापित अवार्ड था, ठीक है, एंड जो जनापित अवार्ड इन्होंने फेच किया, बेसिकली जनापित अवार्ड इनको दिया गया, वो क्यों मिला गया? क्योंकि इनका वर्क था रामायण कला पुरुषकरम, ठीक है. तो ये जो रामायण कला पुरुषवरगम है ये तेलुगु में है, ठीक है. तो बेसिकली रामायण को तेलुगु में कन्वर्ट किया, जिसके लिए इनको जनापित अवार्ड मिला. एंड थ्रू हिज वर्क इनको हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पार्टिंग लर्निंग इन मदर टंग, ठीक है. तो हमारा जो अभी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है तो वो भी यही एम्फोसाइज करता है कि भाई मदर टंग एंड जो बेसिकली छोटे एज तक के बच्चों हैं उनको मदर टंग में ही बेसिकली सिखाना चाहिए, एंड प्रिजर्विंग कल्चर एंड प्रोटेक्टिंग द नेचर. सो काफ़ी नोवेल्स क्रिटिकल वर्क्स लिखे. सो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस थिंग्स यू ओनली दिस रामायण कलापुरकरम यू कैन रिमेंबर. देन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, हम इसको बहुत बार कवर कर चुके हैं भाई. लेजिस्लेटर का प्रिविलेज, प्रिविलेज क्या होता है? कोई आप उसे ड्यू टू हिज पोजीशन आप उसे कोई प्रिविलेज दे रहे हो, कि अब हैंडीकैप्स होते हैं उनको प्रिविलेज है कि उनकी बसेस में सीट रिजर्व होती हैं, ठीक है. तो इस तरीके का प्रिविलेज होता है. तो पार्लियामेंट्री उसी तरीके के पार्लियामेंटेरियंस जो MLAs एंड MPs हैं उनको ड्यू टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे गेट सम प्रिविलेजेस. दिस रेफर्स टू राइट एंड इम्यूनिटीज, क्योंकि वो लेजिस्लेटर्स हैं इसीलिए उनको दी गई, जिसमें लेजिस्लेटर्स आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी. जो भी वो एक्शंस करते हैं जो मतलब लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हुए उनके मतलब बेसिकली दे आर इम्यून टू, अगर उस टाइम पे उन्होंने ऐसा कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी करी, सिविल या क्रिमिनल हरकत करी, तो उसके लिए उनको प्रोटेक्शन मिलेगी. तो कौन से हमारे, हाँ भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ठीक है, आर्टिकल 105, ठीक है. तो आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 194 रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेचर. तो ये तो पार्लियामेंट से रिलेटेड है 105 एंड 194 रिलेटेड टू स्टेट. What constitute a breach of privilege? There is no clear notified rule, ठीक है. क्या होता है भाई एग्जैक्टली तो ये तो बहुत सारी चीज़ों में होता है ना. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में देख लो उसमें भी क्लियर नहीं है, सेडेशन में देख लो तब उसमें क्लियर नहीं है, ठीक है. आर्टिकल अगर हम जो सेक्रिलीजियस जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ जो वो होता है उसमें भी नहीं है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड पनिशमेंट एंड द पनिशमेंट जनरली एन एक्ट दैट जो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इम्पीड करेगा इधर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर को अपना काम नहीं करने देगी या किसी मेंबर को अपना काम नहीं करने देगी. एंड इट हैज़ टेंडेंसी डायरेक्टली या सिर्फ फिर इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस सच रिजल्ट्स दैट इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है. डायरेक्टली करो इनडायरेक्टली करो तो आपको होएगा. एंड ये कंगना रनौत के बेसिकली उसको माना गया है कि भाई वो काम नहीं करने दे रहे लेजिस्लेचर्स को, सो इसीलिए उनको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की तरह ट्रीट किया है. इट इज़ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस टू मेक स्पीचेस और टू प्रिंट पब्लिश लिबिल रिफ्लेक्टिंग ऑन द कैरेक्टर एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, ठीक है. तो आप कोई भी स्पीचेस वगैरह नहीं कर सकते या प्रिंट नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है. कि जो आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते MP MLAs का. सो दिस थिंग्स इट रिमेंबर्स और इट्स कमिटीज और एनी मेंबर ऑफ द हाउस फॉर इट इज़ रिलेटिंग टू हिज कैरेक्टर और कॉन्डक्ट एज अ लेजिस्लेचर. सो यू कैन नॉट बेसिकली आप उसके कॉन्डक्ट पे रिमार्क नहीं कर सकते कि जब वो अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करें. सो दिस इज़ द थिंग. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड? सो लेजिस्लेटिव असेंबली जो यहाँ पे स्टेट में होगी तो उसका स्पीकर या चेयरमैन जो भी हाउस का होगा कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रिविलेज कमेटी. तो एक कमेटी बैठेगी जिसमें 15 मेंबर ऑफ असेंबली होंगे एंड 11 मेंबर ऑफ काउंसिल होंगे, ठीक है. तो वो कमेटी डिसाइड करेगी. द मेंबर्स ऑफ कमेटी आर बेस्ड ऑन पार्टी स्ट्रेंथ. तो ऑब्वियसली अगर मेजॉरिटी पार्टी है, कोलिशन गवर्नमेंट है तो उस तरीके से होंगे, एंड मेजॉरिटी पार्टी है तो ज़्यादा मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर होंगे. स्पीकर और चेयरमैन फर्स्ट डिसाइड्स ऑन द मोशन. इफ द प्रिविलेज जो प्रिविलेज मोशन पास होता है, मोशन बेसिकली इंट्रोड्यूस होता है, इफ द प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट आर फाउंड प्राइमी फेशिया, ठीक है, मिलते हैं, देन स्पीकर ऑफ और चेयरमैन विल फॉरवर्ड इट टू प्रिविलेज कमेटी. तो जो मोशन होगा वो पहले स्पीकर के पास आएगा, फिर वो प्रिविलेज कमेटी के पास भेज देते कि भाई देखो और ड्यू प्रोसीजर करो क्या क्या करना है इसमें. And the committee will examine whether the statements made by him had insulted state legislatures और उसके members and जो image है उसको tarnish किया गया है या नहीं. Committee which has quasi judicial powers, तो इस committee के पास quasi judicial power है, this you must remember. उसको फिर explanation मांगेंगे, ठीक है, inquiry बिठाएंगे and will recommend एंड रिकमेंडेशन देंगे बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, अगर पनिशमेंट बनती है तो पनिशमेंट देनी चाहिए. तो पनिशमेंट क्या होती है? अगर गिल्टी मिल गया कोई बंदा सो इट कैन रिकमेंड पनिशमेंट.
पनिशमेंट। सो पनिशमेंट क्या होगा कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर को अच्छा नहीं लगा तो ये कम्युनिकेट हो जाएगा ऑफेंडर को एंड समन किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा बिफोर द हाउस और उनको वार्निंग दी जाएगी एंड ज़्यादा बोला तो उसको जेल में भी भेज देंगे। इन केस ऑफ मीडिया प्रेस फैसिलिटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में बी विदड्रॉन, ठीक है, जो फैसिलिटीज़ है एंड पब्लिक अपॉलॉजी, ऑब्वियसली अगर कुछ किया है तो वो ट्विटर पे लिख देंगे आई एम सॉरी। सो दिस इज द थिंग। देन देख लेते हैं 5 स्टार विलेजेस स्कीम। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है 5 स्टार विलेजेस, तो विलेजेस को भी अब 5 स्टार बनाएंगे, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है मेरे हिसाब से। टू इंश्योर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स, जो पोस्टल स्कीम्स चला रहे हैं उनको रूरल पेनिट्रेशन करवाना है उनका एंड उनको रूरल एरियाज तक लेके जाना है। पायलट बेसिस पे महाराष्ट्र में स्टार्ट की है। तो 5 स्कीम्स कौन सी की हैं, तो बेसिकली जैसे जैसे स्कीम्स में सारा विलेज कवर होता रहेगा ना तो विलेज को स्टार्स दिए जाएंगे। ये पहली हो गई तो 1 स्टार, ये होगी तो 2 स्टार, नीचे जाते जाते 5 स्टार विलेज हो जाएगा। तो सिर्फ सबका सेविंग्स बैंक अकाउंट हुआ तो उसको 1 स्टार मिल जाएगा, ठीक है। डिपॉजिट अकाउंट एनएससी या कृषि विकास पत्र, एनएससी इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देन सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स, ठीक है, पीपीएफ जो प्रोविडेंट फंड वाले हैं, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट किससे रिलेटेड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ठीक है, लिंक टू पोस्ट पेमेंट्स बैंक। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट, ठीक है। तो अगर जीवन ज्योति बीमा अकाउंट है तो उसके बाद उसको 5 स्टार मिल जाएंगे उस विलेज को। सो रेटिंग की जाएगी विलेजेस की, अगर 4 स्कीम हो गई तो 4 स्टार, 5 हो गई तो 5 स्टार। सो दिस इज द थिंग। स्कीम इम्प्लीमेंटेशन टीम कैसे होगा, 5 ग्रामीण डाक सेवक्स, ठीक है, तो डाक सेवक्स बुलाए जाएंगे हु विल बी असाइन कि भाई तेरे हाथ में ये विलेज है, आपको सारी विलेज में मार्केटिंग करनी पड़ेगी एंड लोगों का उसमें इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। एंड टीम विल बी हेडेड बाय ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, तो जो वो ब्रांच की होगी, मान लो मेरे शहर की पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ का हेड मास्टर काफ़ी सारे विलेजेस का उसको हेड करेगा, जो ग्रामीण डाक सेवक से उनके अंडर काम करेंगे। मेल ओवरसीयर विल कीप पर्सनल वॉच ऑन प्रोग्रेस, ठीक है, तो जो मेल ओवरसीयर होगा वो भी एक होगा जो पर्सनल वॉच करेगा प्रोग्रेस कितनी बनी ऑन द डेली बेसिस। टीम्स विल लीड एंड मॉनिटर बाय कंसर्न्स डिविजनल हेड, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट, इंस्पेक्टर पोस्ट। सो दिस इज द थिंग। देन इज अबाउट सरोद पोर्ट्स लॉन्च। तो सरोद क्या है, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है, तो अफोर्डेबल रिड्रेसल हो जाएगा डिस्प्यूट्स का पोर्ट से रिलेटेड। तो पोर्ट्स है तो यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, ठीक है, उन्होंने ही लॉन्च किया होगा। सो इट इज़ एन अफोर्डेबल डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, जिसमें जो भी मैरिटाइम सेक्टर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो सरोद पोर्ट्स है तो ये किसके अंदर रजिस्टर हुआ है भाई, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। किस ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जो डिस्प्यूट्स है उनका टाइमली एंड अफोर्डेबल मैनर में हम उसका रिजोल्यूशन करा देंगे। एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स विद द पैनल ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स एज आर्बिट्रर्स, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की प्रेजेंस में उनको सॉल्व कराएंगे। सो इट कंसिस्ट मेंबर्स ऑफ इंडियन पोर्ट एसोसिएशन एंड इंडियन प्राइवेट पोर्ट एंड टर्मिनल एसोसिएशंस। देन इज अबाउट यूएस फॉरेन एजेंट्स एक्ट। सो द जो FAA है आपको FARA, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सो बेसिकली क्या, बीजेपी हैज बिकम फर्स्ट मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी टू हैव नेम्ड इटसेल्फ एज अ फॉरेन प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएस, ठीक है, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया अपना, OFBJP, ठीक है, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी, ठीक है, आफ्टर द ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी। सो इट हैज़ रजिस्टर्ड अंडर 1938 ऑफ फारा, ठीक है, तो ये एक्ट्स के तहत आपको रजिस्टर होना पड़ता है अगर आप अपने आप को ऐसी कोई इस तरीके की सोसाइटी अगर आपको रजिस्टर कर रहे हो जो मतलब बेसिकली हेल्प करेगी। सो आपको जो फारा एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके तहत आपको रजिस्टर होना पड़ता है। ये जो फारा एक्ट है कौन सी जो डिपार्टमेंट है वो ओवरसी करती है, US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कोई भी मीटिंग विद US लेजिस्लेटर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स एंड कहाँ कहाँ से आपको फंडिंग मिल रही है। इट विल ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर OFBJP मेंबर्स टू यूज़ ऑर्गेनाइजेशनल हेल्प ड्यूरिंग इलेक्शंस, क्योंकि ऑब्वियसली वो दिखाएगा ना फिर कि अगर कहाँ से वो, मान लो कि पहले तो उनको भर भर के पैसा दे दिया OFBJP वालों को, फिर बाद में OFBJP जो इलेक्शंस है उसमें पैसा दे रहे हैं। सो दिस इज तो इलेक्शंस के टाइम आपको नहीं करना एंड ये फॉरेन इंटरफेरेंस दिखाएगा। तो फारा एक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। 1938 में जब नाजिज्म फासिज्म अपनी पीक पे था, सो उस टाइम पे था कि फैसिस्ट प्रोपेगेंडा को
स्प्रेड को कॉम्बैक्ट करने के लिए इससे क्या होगा, जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ यूएस के साथ, ताकि वो बता सके किस तरीके की वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एंड वो लिंक्ड तो नहीं है मैलिशियस एक्टिविटीज़ के लिए। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स जो एजेंट्स जैसे OFBJP है, रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन पावर इन पॉलिटिकल और क्वासी पॉलिटिकल कैपेसिटी, कि भाई आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको अपना फॉरेन जो आपका यूएस वाली डिपार्टमेंट है आपको अपना फॉरेन गवर्नमेंट या जैसे OFBJP उसके साथ अपने इंटरेस्ट बताने पड़ेंगे एंड जो रिलेटेड फाइनेंस वाली चीज़ें वो आपको बताना पड़ेगा। सो ये जो एक्ट है ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या है फॉरेन इन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई हो सकता है एंड जो नेशनल सिक्योरिटी उसको एड्रेस किया जा सकता है। इसके तहत ट्रांसपेरेंसी बेहतर आएगी, ठीक है, टू द फॉरेन इन्फ्लुएंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। सो अगर वायलेशन होती है तो काफ़ी ज़्यादा फाइन भी लगता है, 5 साल की जेल या करीबन $2.5 लाख का फ़ाइन, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये। सो अगर कम है तो $5,000 का फ़ाइन में ख़त्म हो जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बट फारा एक्ट आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, एंड बीजेपी से रिलेटेड है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ईस्ट 2.0 बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स, सो रिसेंटली बेसिकली ईस्ट किसके बेसिस पे होता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2.0 है तो इससे पहले वाला भी लॉन्च हुआ होगा, ठीक है, तो वो देखते हैं कब लॉन्च हुआ, तो ये मार्च 2018-20 का डेटा है। सो ईस्ट रिफॉर्म्स एजेंडा कब वो हुआ था, 2018 में लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो कमीशन किसने किया था, स्टार्ट किसने, IBA, ठीक है, एंड ऑथराइज्ड बाय बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स, तो IBA याद रख लो, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन आ सकता है। ईज एजेंडा इज एम्ड एट इंस्टीट्यूशनलाइजिंग क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक उनको रैंक किया जाएगा एंड 6 थीम्स है इसकी एंड काफ़ी ज़्यादा बेसिस पे रैंक किया जाता है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो न्यू रिफॉर्म एक्शन प्लान्स एंड अक्रॉस 6 थीम्स, ठीक है, तो स्ट्रेंथन करेगी प्रोसेस एंड सिस्टम्स एंड ड्राइव इन आउटकम्स को। सो बेसिकली काम क्या करेगी, बैंक ने कितना काम किया ऑन द टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, क्रेडिट ऑफ टेक, कितना लोगों ने क्रेडिट उठाया, PSBs एज उद्यम मित्रास, ठीक है, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उद्यम मित्रा की तरह कैसे काम किया, क्रेडिट मैनेजमेंट कैसा किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कितना आप रूरल लैंड तक आप अपने फाइनेंस जो लोन्स वगैरह वाली कैपेसिटी है उसको लेके गए, डिजिटलाइज कितना किया, गवर्नेंस कितना किया, ठीक है, तो दीज आर द थीम्स। सो परफॉर्मेंस क्या रही भाई, काफ़ी हेल्दी ट्रैजेक्टरी रही, ठीक है, तो जो ओवरऑल स्कोर है वो इंक्रीज हुआ है बाय 37%, ठीक है, मार्च 2019 एंड 2020। सो जो ईज 1.0 था वो 2018-19 का था और ये 2019-20 का है, ठीक है। सो PSB हैव अडॉप्टेड टेक एनेबल्ड स्मार्ट बैंकिंग, ठीक है, जैसे कि आपने सुना ही होगा PSB लोन्स इन 59 मिनट्स, तो आपका 59 मिनट्स में लोन अप्रूव हो जाता है। सो ये इसके तहत ये डिजिटाइजेशन एंड फास्टर रिजोल्यूशन में भी काम करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI एंड जो पहले OBC था, OBC बैंक था, तो वो टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स में रहे। एंड टॉप इम्प्रूवर्स कौन थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अर्स्टवाइल कॉर्पोरेशन बैंक जो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। So this is the thing. There is about Cable TV Networks Act of 1995. So this is not very important, but आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि जो ये केबल टीवी एक्ट से रिलेटेड क्या है, मैं कंटेक्स्ट बता देती हूँ। एक UPSC जिहाद नाम से, ब्यूरोक्रेसी जिहाद नाम से एक सुदर्शन न्यूज़ चैनल है, एक हिंदी न्यूज़ चैनल है, ठीक है, उस पर एक ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होना था, तो बट कम्युनल बेसिस पे इसको ज़्यादा वेटेज मिली एंड इसको मना कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन मिली सोशल मीडिया से। तो ये केस गया कोर्ट के पास एंड कोर्ट ने कहा कि हम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की बात सुनना चाहेंगे। तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने कहा कि आप प्री सेंसर नहीं कर सकते कोई भी प्रोग्राम को, उसको टेलीकास्ट होने से नहीं रोक सकते, ठीक है, क्योंकि जो इंडियन ब्रॉडकास्ट रूल्स है डू नॉट परमिट प्री सेंसरशिप, ठीक है। अच्छी बात है भाई प्री सेंसरशिप की, जैसे पद्मावत था उसका भी प्री सेंसरशिप हुआ था, उसको टेलीकास्ट होने से पहले ही वो करनी सेना वाले नाक काटने को भाग रहे थे। सो दिस इज बैनिंग फिल्म्स बिफोर दे आर एयर्ड एंड ओनली फिल्म्स एंड फिल्म ट्रेलर्स आर प्री सर्टिफाइड, ठीक है। जो फिल्म्स और ट्रेलर्स जो सर्टिफाइड होती है बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यही सर्टिफाई करती है हर किसी को, तो ये जब इसने सर्टिफाई कर दिया सो दीज कैन बी बेसिकली एयर्ड, ठीक है, तो उसको आप प्री सेंसरशिप नहीं कर सकते। सो तो भाई जो यहाँ पे रूल्स क्या कहते हैं ये बताते हैं। सेक्शन 20 ऑफ केबल टीवी नेटवर्क्स एक्ट, ठीक है, जो केबल टीवी नेटवर्क्स हमने हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या कहता है, सरकार रेगुलेट कर सकती है और रोक भी सकती है ट्रांसमिशन ऑफ एनी प्रोग्राम जो उसे लगता है जो प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड है उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। एंड सरकार ही देखती है टेलीविजन कंटेंट इन इंडिया, पर हमारे यहाँ प्री सर्टिफाई
कंटेंट फॉर टीवी, मतलब प्री सर्टिफिकेशन नहीं है कंटेंट फॉर टीवी के लिए। जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये फिल्म्स के लिए है, फिल्म ट्रेलर्स के लिए। तो टीवी के लिए तो हमारे पास कोई बॉडी नहीं है ना। सो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है, ठीक है, ये तो आईबी मिनिस्ट्री के अंडर है। ये प्राइवेट टीवी चैनल्स को देखता है, ठीक है। तो ये आईबी मिनिस्ट्री का है, पर ये सिर्फ प्राइवेट टीवी चैनल्स को देखता है कि जो प्रोग्रामिंग एंड एडवर्सिंग कोड के तहत जो गाइडलाइंस है उसको वो एडहर कर रहा है या नहीं। तो अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट होती है तो वो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बैठती है और वो देखती है इसको, ठीक है। तो जो हमारे पास फिलहाल ऐसी कोई बॉडी नहीं है। सो रूल 6 ऑफ केबल टीवी नेटवर्क रूल्स क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको देखना है जो हम एयर कर रहे हैं अपनी, तो वो वॉयलेटिव नहीं होनी चाहिए ऑफ द प्रोग्राम कोड, ठीक है। सिंपल एज दैट, प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। जो तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ, अगर आपको लगता है कि ये अटैक है ऑन द रिलीजन और कम्युनिटीज़ और या कोई विजुअल से या कोई वर्ड से जो रिलीजियस ग्रुप्स एंड जो कम्युनल एटीट्यूड प्रमोट कर रहा है, वो बेसिकली एयर नहीं करने चाहिए। सो साफ साफ लिखा है केबल टीवी नेटवर्क रूल्स में, बस ऑब्वियसली इट इज़ अगेंस्ट द, इट इज़ ऑब्वियसली प्रो मुस्लिम्स एंड अगेंस्ट द, सो यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो इसीलिए ये चल रहा है चीज़ें, एंड इसलिए मैं कह रही हूँ इतना नहीं जाना, बट ये ध्यान रखना है आपने कि इस तरीके की हमारे पास कोई बॉडी नहीं है जो प्री सर्टिफाई करती है टीवी कंटेंट को, ठीक है। फिल्म के लिए हमारे पास है सीबीएफसी, ठीक है, पर इसके लिए नहीं है। एंड रूल 6 जो केबल टीवी नेटवर्क है वो बोलता है कि भाई इस तरीके के आप एयर नहीं कर सकते चीज़ें जो कम्युनल हेट्रेड फैलाती हैं। सो दीज थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। सो लेटर ऑफ क्रेडेंस क्या होता है, क्या होता है, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन और रिकमेंडेशंस जो एक एम्बेसडर देता है, ठीक है, जो हमारे दूसरी कंट्रीज़ में होते हैं। तो जो सिंगापुर के हाई कमिश्नर थे, ठीक है, उनसे रिसीव किया है। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन और रिकमेंडेशन, अगर कोई मांगी है ना रिकमेंडेशन, तो वो जो एम्बेसडर देता है उसका नाम है लेटर ऑफ क्रेडेंस, नॉट अ बिग डील, ठीक है। विद विच कंट्री इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज। तो रेसिप्रोकल मतलब हम भी देंगे तुम भी देना, ठीक है, कि रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज बिटवीन फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड जापान, ठीक है, ताकि वो क्लोज कोऑपरेशन में काम कर सके इन द सप्लाई एंड सर्विसेज। एंड बायलैटरल ट्रेनिंग तो हमारी चलती है। तो अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे जापान एंड हमारी मिलिट्री, एयरफोर्स एंड जो भी अभी मालाबार एक्सरसाइज तो आपको याद होगी, ऑब्वियसली मैंने कराई है बहुत बार, बट दूसरी बताओगे मिलिट्री, एयरफोर्स एंड नेवी वाली एक्सरसाइजेस कौन से चलते हैं। उनके साथ हम ह्यूमैनिटेरियन, इंटरनेशनल रिलीफ एंड अदर म्यूचुअली एग्रीड एक्टिविटीज़ भी करते हैं। देर इज़ अबाउट डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। तो ये ईज रिफॉर्म्स के ही पार्ट है कि भाई जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज है वो आपको प्रमोट करनी ही है। इससे क्या होगा कि हम आपके घर पे बैंकिंग सर्विसेज लेकर आ रहे हैं थ्रू मोबाइल ऐप या कॉल सेंटर्स, ठीक है, या वेब पोर्टल, ठीक है। तो दिस इज, ये ऐसा नहीं है बैंक वाले आपके घर पे आएंगे, बट बेसिकली डोर स्टेप तक लेके आ रहे हैं। कस्टमर कॉल भी हो सकता है, ठीक है, ताकि वो अपनी सर्विसेज जो मेरा लोन अब तक क्यों नहीं पास हुआ, तो कस्टमर कॉल सर्विसेज भी हो सकती है। सो दी सर्विसेज शैल बी रेंडर्ड बाय डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट डिप्लॉयड बाय सिलेक्टेड सर्विस प्रोवाइडर्स एट 100 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो ऐसे भी इनकी भी फिर ये कॉल सेंटर्स बन जाएंगे बैंकिंग वालों के। सो द प्रोजेक्ट 1619 प्रोजेक्ट क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन, आपको पता ही होगा ये मैगजीन एग्जिस्ट करती है। सो ये इनिशिएटिव है जो इन्होंने 2019 में लॉन्च किया था। इन्होंने 400 साल कंप्लीट होने के जो on the completion of 400 years of first enslaved Africans arrived in colonial Virginia Jamestown, ठीक है। तो जो यूएस में अराइव किया गया फर्स्ट एंस्लेव्ड अफ्रीकन्स का जो ग्रुप था, तो 1619 में आया था। तो ये एडिशन एग्जामिन करता है कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए यूएस में एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्लेवरी की वजह से किस तरीके से आपका जो सोशल फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय हुआ एंड कैसे वो डेवलप हुआ, एंड जो प्रेजेंट लॉ, पॉलिसी, सिस्टम एंड कल्चर है वो कैसे अफेक्ट हो रही हैं, एंड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ब्लैक पीपल की इन द अमेरिकन नेशनल बिल्डिंग, तो ये सब रिकॉग्नाइज करता है। एंड दिस इज द 1619 प्रोजेक्ट। सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो जो परेश रावल है उनको ही इज अ फॉर्मर बीजेपी एमपी, तो उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी का चेयरमैन बना दिया गया है, ठीक है। तो ये जो संगीत नाटक एकेडमी है उसने इसको एस्टैब्लिश किया था, ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो संगीत नाटक एकेडमी है ये सब फिल्म वगैरह से रिलेटेड देखती है, और उससे नीचे कौन सा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है। तो 1975 से ही ये इंडिपेंडेंट एंटिटी है एंड रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, जिससे हमारा ऊपर सरोद प्रोजेक्ट हम पढ़ के आए। एंड इट इज़ फुली फाइनेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन भारत रंग महोत्सव और द नेशनल थिएटर फेस्टिवल जो 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था, इट इज़ द
द एनुअल थिएटर फेस्टिवल जो इस स्कूल का है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल ऑफ एशिया जो अभी तक इसको एक्नॉलेज किया गया है. सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डिस्कशन. 11th का 12th का भी आ जाएगा, एंड 13 वॉज संडे एंड 14th का भी आज ही अपलोड हो जाएगा. सो दिस वॉज इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.